हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। ये अप्रैल करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हम फाइनेंस, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करते हैं। इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, पीआईबी, रेगुलेटरी बॉडी सर्कुलर्स एंड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कवर करते हैं। इस सीरीज की मदद से आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीरीज आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका पहला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? आंसर है टू इनेबल डायरेक्ट पेमेंट इन डोमेस्टिक करेंसीज बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर। डोमेस्टिक करेंसीज टर्म आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई किया है और इंडियन ट्रेडर्स को अलाउ किया है कि वो इंडियन रुपीज में डोमेस्टिक करेंसीज में सेटलमेंट ले सकते हैं, और ये होगा स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट के द्वारा। म्यांमार से जो भी ट्रेडर पल्सेस इंपोर्ट करते थे उनके लिए अभी ये स्टार्ट किया गया है और इस अकाउंट को सर्विस किया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। बेसिकली इस अकाउंट में होता क्या है कि डोमेस्टिक बैंक्स फॉरेन बैंक के साथ एक अकाउंट खोलती है डोमेस्टिक करेंसी में, ताकि अपने क्लाइंट को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज दे सके। भले ही उस कंट्री में उनका कोई ब्रांच हो या ना हो, लेकिन उन्हें इंडियन रुपीज में सर्विस मिल सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये पहले जो रूपी वोस्टर अकाउंट होता था उसके ऊपर स्पेशल लगा दिया गया है, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसीज यहां पिक्चर में आ गई है और इसके लिए आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा जब भी आप ये अकाउंट खोलोगे। तो ये भी आप ध्यान रखना। ये जो अकाउंट है इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो वो इनवॉइस्ड होना चाहिए इंडियन करेंसीज में, बाकी डोमेस्टिक करेंसीज में। साथ ही साथ जो एक्सचेंज रेट होगा वो भी मार्केट डिटरमाइंड होगा। ये नहीं कि अपने मन से वो कोई भी एक्सचेंज रेट चार्ज करे। जो भी मार्केट का एक्सचेंज रेट होगा और जो भी बैंक फॉलो करते हैं वो सेम एक्सचेंज रेट इस अकाउंट के लिए फॉलो किया जाएगा, और फाइनल सेटलमेंट भी डोमेस्टिक करेंसीज में होगा। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है इस अकाउंट के। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे आप ध्यान रखना। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिटकॉइन हार्विंग इवेंट? आंसर है टू स्लो डाउन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू बिटकॉइंस एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। बेसिकली हर 4 साल पे बिटकॉइन हार्विंग इवेंट होता है और इस साल यह इवेंट अप्रैल के लास्ट वीक में होने वाला है, जिसके लिए क्रिप्टो कम्युनिटी प्रिपेयर कर रही है। बेसिकली इस इवेंट में जो भी बिटकॉइन का फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसे अल्टर किया जाता है ताकि बिटकॉइन के माइनिंग को स्लो किया जा सके। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने बनाया था और टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन माइन किया जा सकता है 2041 तक। इसके लिए उसके स्पीड को हर साल कम किया जाता है ताकि ये 2041 तक चल सके। तो इसे आप ध्यान रखना। कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि माइनिंग स्लो करने से मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है, बिकॉज स्कार्सिटी क्रिएट होगी। तो ये भी आप ध्यान रखना। इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है। तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, हाउ मच मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस डज द हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम प्रोवाइड? आंसर है 15 लाख। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस रजिस्टर्ड किया है जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए थ्रेशोल्ड इनकम लिमिट काफी कम है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम को 1997 में स्टार्ट किया गया था और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें जिनकी भी इनकम कम होती है उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है अगर वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। वो डिजीज हार्ट, किडनी, लीवर या कैंसर से रिलेटेड हो सकता है। उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है। उसका एक कंपोनेंट है हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड, जिसके अंदर 15 लाख रुपया दिया जाता है मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना।
इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, स्पेशली स्कीम कब शुरू हुआ था, ये कौन सा स्कीम है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट कैरेक्टराइजेज द एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री? आंसर है लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स विथ हाई वॉल्यूम सेल्स एंड क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर। जो इंडियन एफएमसीजी मार्केट है वो 5 ट्रिलियन रुपीस का है और अभी भी ये हर्डल फेस कर रहा है, जो करंट स्लोडाउन हुआ था इकोनॉमी में उससे पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। बेसिकली एफएमसीजी इंडस्ट्री में क्या होता है, सेल काफी क्विकली होता है और इसके प्राइसेस काफी कम होते हैं, लेकिन काफी वॉल्यूम में सेल किया जाता है। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है, शैम्पू है, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट कहलाते हैं और ये एवरीडे यूज्ड आइटम होते हैं जिसे हम डे टू डे यूज करते हैं, सो दैट इनका प्राइस कम होता है लेकिन इनकी वॉल्यूम काफी ज्यादा होती है और ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं बिकॉज ये अभी काफी न्यूज में है। आपका अगला सवाल है, खाबदा सोलर पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 5 times द साइज ऑफ पेरिस सिटी, वेयर इज इट लोकेटेड? आंसर है नियर विगाकोट विलेज इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये जो खाबदा सोलर पार्क है इसे अदानी ग्रुप बना रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। अभी हाल ही में इसका 2 गीगावाट कैपेसिटी कमीशन किया गया और इस साल के अंत में 4 गीगावाट और किया जाएगा और हर साल इसमें 5 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड की जाएगी। जब ये पार्क फुल्ली बन जाएगा तो ये 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इसे बनाया गया है 72,600 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, जो कि पेरिस से 5 गुना बड़ा है। और कच्छ को क्यों चूज किया गया है? बिकॉज वहां काफी सनलाइट आता है और वहां विंड स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से कच्छ के विगाकोट विलेज को चूज किया गया है इस पार्क को बनाने के लिए। तो इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में बिकॉज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्क इंडिया में बन रहा है और ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, तो ये भी आप ध्यान रखना। आपका अगला सवाल है, व्हाट डज टीना स्टैंड फॉर इन इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजी? आंसर है देयर इज नो अल्टरनेटिव। अभी गोल्ड प्राइस अपने हाईएस्ट लेवल पे है बिकॉज चाइना में बाकी एसेट्स बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, तो वहां के लोग काफी ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। यहाँ की उनका सेंट्रल बैंक भी काफी ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी मार्केट में कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता है तो वो टीना कंडीशन होता है, मतलब कि बाकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस एक ही एसेट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। चाइना में ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वहां इकोनॉमिक स्लोडाउन है, वहां रियल एस्टेट बबल भी आया था, जिस कारण से लोग सेफ्टी के लिए गोल्ड की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि एक ही चीज में अगर आप इन्वेस्ट करने लग जाओ तो वो बबल बन जाता है, उसका प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बट रियल में एसेट की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ती है। तो इसे भी आप ध्यान रखना, इसका जो इंपैक्ट है वो बबल के फॉर्म में आ सकता है बिकॉज अनरियलिस्टिक प्राइस हाई हो चुका है। आपका अगला सवाल है, व्हाट डज द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंडिकेट? आंसर है द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट इज यूज्ड टू फंड लोन्स। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ तो काफी तेजी से हो रहा है बट सिमिलरली डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, जिस कारण से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अपने 20 साल में हाईएस्ट लेवल पे है। अभी ये 80% पे है। बेसिकली बैंक में आप जो भी डिपॉजिट करते हैं उसका क्या पोर्शन बैंक लोन में देगा उसे हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहते हैं। अगर डिपॉजिट कम होते गए और लोन बैंक ज्यादा देते गया तो इससे यह होगा कि फर्दर बैंक के पास फंड नहीं होंगे लोन देने के लिए, जिससे बिजनेसेस को चैलेंज हो सकता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिसरप्ट हो सकती है और फाइनेंशियल वेलबींग भी हैम्पर हो सकता है। तो इसे आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक लिमिट के बाद ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आगे चल के आरबीआई इस पर कुछ ना कुछ अपना डिसीजन लेगा और इसे कैसे कम किया जाए उस पर भी आरबीआई ध्यान देगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।